जय हिंद साथियों। आप सभी को अपने इस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम सब ओरिजिनल एनसीईआरटी बुक को विस्तृत से अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि बिना एनसीईआरटी बुक के आज के समय में एग्जाम को क्वालिफाई करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए मेरा मानना है कि आप लोग भी एनसीईआरटी बुक को एक बार अध्ययन अवश्य कर लें, ताकि कोई भी एग्जाम को पास करने में मुश्किल ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास क्लास 6 अध्याय 7 तक हो चुका है। आज हम लोग अध्याय 8 गांव, शहर और व्यापार का अध्ययन करेंगे। ठीक है। लोहार की दुकान पर प्रभाकर। लोहार की दुकान पर प्रभाकर क्या कर रहे हैं? प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। ठीक है। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्ठी जल रही थी। प्रभाकर देखते हैं कि लोहार को काम करते हुए देख रहे हैं और छोटी सी बेंच है, उसमें एक कुल्हाड़ी, हाशिया, ठीक है, वो कच्चा जैसा रहता है, वो कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्ठी जल रही थी। दूसरी ओर क्या जल रही थी? भट्ठी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। औजार बनाने के लिए और अतिरिक्त दो लोग थे और वो क्या कर रहे थे? लोहे का जो छड़ है वो गर्म करके पीट रहे थे। प्रभाकर को ये सब बड़ा मजेदार लग रहा था। ये सब देख करके बहुत ही क्या मजेदार लग रहा था। किनको? प्रभाकर को। लोहे के औजार और खेती। लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। आज के समय में लोहे का प्रयोग आम बात है। लोहे की चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं अभी के समय में। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ है। ठीक है। इस उपमहाद्वीप में कब शुरू हुआ है? 3000 साल पहले शुरू हुआ है। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। कहाँ पर? महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी मात्रा में मिले हैं। इनके बारे में तुम अध्याय 4 में पढ़ चुके हो। ठीक है, जो कि एक कब्र है, उसी में मिला था। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। कब? 2500 वर्ष पहले लोहे का औजार धीरे धीरे क्या बढ़ोतरी होते जा रहा था। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियों और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। ये भी पढ़ चुके थे, जो कि पहले लकड़ी का फाल लगा हुआ था, उसके बाद फिर उसको धीरे धीरे विकास की ओर जब गया तब फिर लोहे का फाल में परिवर्तन कर दिया गया। अध्याय 5 में तुमने पढ़ा था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया। जब लोहे का फाल जब उस हल में लगा दिया गया ना, तो क्या मजबूत से मजबूत, कठोर से कठोर मिट्टी को भी वो क्या करते गए? जुताई करते हुए आगे बढ़ते गए। इसलिए क्या जुताई जब मजबूत मिट्टी भी कर दिया गया, तब वहां पर भी क्या फसल को उगाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अब कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम और सिंचाई। ठीक है, अन्य कदम भी उठाए गए कृषि को विकास करने के लिए, और सिंचाई का भी उसमें अहम भूमिका है। जब तक सिंचाई नहीं करेगा तब तक खेती भी करना मुश्किल है। समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। ठीक है। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई अध्याय 5 महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुई। जिस तरह रोपाई एक अच्छे तरीके से जब रोपाई करने लगे, पहले तो ऐसे बिहन बुन देता था, ऐसे बीज बो देता था, बस उसका पौधा हो गया, पौधा में फिर बीज निकल गया। लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे विकास की ओर गया तो फिर क्या करने लगे? तब वो बीज को बोने के बाद फिर उसको उखाड़ने लगे, पौधा के रूप में छोटा छोटा पौधा उखाड़ने लगे, जिसको बिहन कहते हैं। और वो उखाड़ करके फिर से क्या करने लगे? खेत में उसको रोपने लगे, रोपण करने लगे। इससे क्या हुई? रोपाई करने लगे। इससे क्या हुई कि मतलब अधिक से अधिक धान का विकास हुआ। धान का मतलब बीज का अधिक मात्रा में उसका उत्पादन हुआ। ठीक है।
इस और ये तो हुआ, मतलब कैसे विकास हुआ, मतलब और इसके साथ क्या सिंचाई का भी अहम महत्वपूर्ण है। जब तक सिंचाई नहीं करेगा तब तक क्या कोई भी बीज धीरे धीरे उसका पौधा विकास की ओर नहीं जाएगा। इस समय इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। ठीक है, कृत्रिम यानी कि लोगों के द्वारा जो खुदा खोद करके उसमें पोखर तालाब बनाए गए। अब यहाँ दिया गया है, औजारों की सूची में इन चित्रों के नाम चुनो। हसिया, हसिया कौन सा है? ये हसिया है। फिर कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी ये है। और सरसी, सरसी, संसी इसको बोलते हैं, संसी ये है, जिसको चिमटा भी बोलते हैं पकड़ने के लिए। लोहे की ऐसी 5 चीजों की सूची बनाओ जिनका प्रयोग तुम रोज करते हो। ठीक है, ये सूची बनाने के लिए बोल रहा है। इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थानों में सही वाक्य भरो। लोगों द्वारा परिश्रम किया गया है, यही खाली स्थान है, ये इसको भरना है। यहाँ पर कहाँ कौन सा भराएगा वो भरना है। राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए, इसलिए वे क्या किए, वे किसानों से कर लेते हैं। ठीक है, कर लेते हैं। यह सिंचाई से ही संभव है। किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। तो ये लोगों द्वारा परिश्रम किया गया। कहाँ कौन सा आएगा, कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। तो ये जो आएगा यहाँ पर आएगा, इस जगह 3 नंबर में कर अदा। और उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या करना था, यह सिंचाई से ही संभव है। ठीक है, तो ये वाला यहाँ आएगा। फिर राजा, ये सिंचाई से ही संभव था। ठीक है, राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किए। ये वाला यहाँ आएगा, ये वाला इसमें आएगा 5 नंबर में। फिर अब क्या आएगा, 6 नंबर में क्या आएगा, लोगों द्वारा परिश्रम, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। अब ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कृषि उत्पादन बढ़ा, और फिर ये जब घटी तो कृषि उत्पादन बढ़ा। फिर राजस्व में भी बढ़ा, राजस्व भी बढ़ा, लोगों द्वारा परिश्रम किया गया। ठीक है, ये कहाँ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 9 नंबर में। ये सब जब लोगों द्वारा परिश्रम किया तो और भी धीरे धीरे किसी तरह विकास होने लगा। अब गांव में कौन रहते थे, गांव में कौन रहते थे? इस उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। कितने तरह के? 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्ला साधारण, इलवाहों को उनवार और भूमिहीन मजदूर, ठीक है, दास, कैडेसियार और आदमाई कहलाते थे। ये सब रहते थे। उसके बाद देश के उत्तरी हिस्से में गांव के प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। देश के उत्तरी हिस्से में कौन, गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। अक्सर अधिक से अधिक दिन तक क्या एक ही परिवार के लोग इस पीढ़ी में बने रहे थे। उसके बाद यानी कि यह पद अनुवांशिक था। अनुवांशिक जो वंश से चलता आ रहा है उसी को क्या कहेंगे, अनुवांशिक कहेंगे। यह पद क्या था, अनुवांशिक था। ठीक है, ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। गांव का ग्राम भोजक जो होते थे वो आमतौर पर गांव का बड़े भूस्वामी होते थे। फिर साधारणतया इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इनके जमीन पर कौन कौन, इनके दास और इनके मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप दिया। जो गांव गांव का जो है व्यक्ति, जो कि सदस्य, ग्राम सदस्य हैं, उन्हें ही क्या आमतौर पर ग्राम भोजक जो है आमतौर पर उन्हें ही क्या कर वसूलने के लिए न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम दे देते थे। ठीक है, पुलिस का भी काम करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे।
इसके अतिरिक्त और भी स्वतंत्र कृषक भी इस पद पर होते थे, यानी कि इसका कार्य करते थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। इन्हें क्या कहते थे? गृहपति कहते थे। इनमें ज्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे, जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अक्सर बहुत सारे जो किसान थे छोटे किसान थे, और वो भी, और उससे भी अधिक छोटे किसान और छोटे व्यक्ति सब कौन थे? जो कि अपना भी जमीन नहीं था, फिर भी वो दूसरे के जमीन में काम करके वो अपना कार्य संभालते थे। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। ठीक है, अधिकांश गांव में लोहार भी, कुम्हार भी तथा बुनकर ये सब भी रहते थे। प्राचीनतम तमिल रचनाएं। प्राचीनतम तमिल रचनाएं क्या है? तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। तमिल की प्राचीनतम रचना को क्या कहते हैं? संगम साहित्य कहते हैं। ठीक है, इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। संगम साहित्य की रचना जो है वो कब की गई? 2300 साल पहले की गई। ठीक है, इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै मानचित्र 7 पृष्ठ 89 में देखिए कि कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। ठीक है, मदुरै के कवियों जो हैं सम्मेलन में इनका क्या संकलन किया जाता था, इसलिए संगम कहा जाता था इन्हें। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। गांव में जो उल्लेख किया गया है तमिल नाम का वो क्या संगम साहित्य में पाए गए हैं। ठीक है, अब सिक्के के बारे में पढ़ते हैं। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। ये आहत सबसे पुराने सिक्के कौन सा था? आहत सिक्के थे जो ये कितने साल तक? 500 साल तक चले। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत पर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता है। ठीक है, ये जो है आहत सिक्का चांदी या तांबे के सिक्के पर ये बनाए गए। ठीक है, 9 थोड़ा सा ये बचा हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं। आहत सिक्के। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं, ठीक है, से बनाए जाते थे। इस सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। ठीक है, इसमें लिखा नहीं गया था, बल्कि इसमें क्या किया गया है? कुछ चिन्ह ठप्पा यानी कि मुहर कोई चिन्ह का मुहर मार दिया, बस इसीलिए इसे क्या कहा जाने लगा? आहत सिक्के कहा जाने लगा। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। ईसा के आरंभिक सदियों तक ये सिक्के का क्या प्रचलन में रहे, यानी कि चलन में रहे, चलते रहे। तो ये सिक्के के बारे में था। अब विनिमय के अन्य साधन क्या क्या थे? संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ो। ठीक है, संगम साहित्य में लिखा गया है, ये छोटी सी कविता है, इसको पढ़ते हैं। क्या लिखे हैं? खेतों के सफेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं नमक के लिए। ठीक है, खेतों के सफेद धान को गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं, किनके लिए? नमक के लिए। लंबे लंबे रास्ते चांदनी सी सफेद रेत पर परिवार को समेटे कहीं पीछे छूट न जाए। याद रखना है क्या लंबे लंबे रास्ते चांदनी सी सफेद रेत पर परिवार को समेटे कहीं पीछे छूट ना जाए, कहीं पीछे रह ना जाए, छूट ना जाए। शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है।
ठीक है। ये कविता है, इसके माध्यम से क्या क्या संगम साहित्य में लिखा गया है। ये जो धान है, धान का गाड़ी लाद करके वो शहर जाते हैं, शहर जा करके वहाँ से क्या नमक लेते हैं। नमक का मतलब है कि कोई भी रसोई घर का जो कार्य होता है वो सब वस्तुएं कहाँ पर धान को बदल करके शहर से एक नमक या और भी कोई वस्तु लाते हैं। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज्यादा उत्पादन होता था, ये सही बात है। अब व्यापारी किस चीज से इसका विनिमय करते, वे किस तरह यात्रा कर रहे हैं, कैसे कैसे? सभी को मिल करके, परिवार के सदस्य लोग मिल करके गाड़ी पर बैठे हैं और वो कहाँ जा रहे हैं, शहर जा रहे हैं धान की बोरी लेकर के, और इसको विनिमय यानी आदान प्रदान करेंगे। कोई और अतिरिक्त जो घरेलू में उत्पादन नहीं हो रही है अभी, घर में अभी जो नई चीज है वो वस्तु कहाँ शहर जा करके, बाजार जा करके वो धान दे करके फिर वो वस्तु लेकर के आएंगे। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र है। नगर जो है अनेक गतिविधियों का केंद्र। पढ़ते हैं इसको। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा, मानचित्र 7 पृष्ठ 89 को देखो। ठीक है, कहाँ उदाहरण मथुरा, यह 2500 साल से भी ज्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। ठीक है, मथुरा जो रहा है कब से, 2500 साल से भी ज्यादा एक महत्वपूर्ण बहुत ही मुख्य नगर रह रहा है, क्योंकि यहाँ यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। कौन सा, इसके यहाँ पर आने के लिए दो मुख्य रास्ता था। कौन, इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। ठीक है, दो रास्ता था। पहला उत्तर से पश्चिम की ओर, उत्तर से पश्चिम की ओर, और पश्चिम से पूरब की ओर। उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, उत्तर पश्चिम से किधर, पूरब की ओर, और दूसरा उत्तर दक्षिण की ओर जाने का रास्ता था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। मथुरा में शहर के चारों ओर क्या थे, किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। किलेबंदी मतलब बीच में शहर है और चारों तरफ क्या बड़ा सा किला बना दिया गया है, मजबूत खड़ा दीवार बना दिया है। आसपास यानी कि इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। किसान और पशुपालक क्या शहर में रहने वाले लोग क्या करते थे, भोजन जुटा करके वो शहर में ले जाके देते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियों बनाने का केंद्र था। ठीक है, लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। जो है 2000 साल पहले मथुरा कुषाण वंश के दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में तुम आगे पढ़ोगे। ठीक है, मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। मथुरा में कौन सा, बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी है। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। मथुरा जो है कृष्ण भक्ति का एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है। ठीक है, मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं। आमतौर पे क्या, ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिया जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। उस समय जो दान देते थे उसका उल्लेख करते हैं, चित्र बना करके उसमें दर्शाया गया है। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। ठीक है, उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। किसमें, मथुरा में। मथुरा के अभिलेख जो हैं, मंदिर या विहारों में जो अभिलेख हैं उसमें क्या क्या मिलते हैं, उसमें किसके किसके बारे में, ये सुनारों के बारे में, लोहारों के बारे में, बुनकरों के बारे में, टोकरी बुनने वालों के बारे में, माला बनाने के बारे में, या इत्र बनाने के वालों में, इत्र बनाने जो जो बनाते थे उसके बारे में उल्लेख मिलते हैं। कहाँ, अभिलेख, अभिलेख में लिखा हुआ। और ये कहाँ, मथुरा के मंदिरों में और विहारों में। ठीक है, मथुरा के लोगों के व्यवसायियों की एक सूची बनाओ। एक ऐसे व्यवसाय का नाम बताओ जो हड़प्पा में भी में नहीं था। ठीक है, तो ये आप
दिमाग लगा सकते हैं। ये सब जो थे ये है, ठीक है, बाकी ये हमारे लिए नहीं है। अब शिल्प तथा शिल्पकार। शिल्प तथा शिल्पकार, पुरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। पुरा स्थलों से क्या, शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी की बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं। पुरा स्थलों में जो शिल्पों के नमूने मिले हैं, इसमें क्या, मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, ठीक है, पूरा स्थल खुदवाने के बाद, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं, ठीक है। इन्हें क्या कहा गया, उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा गया है, क्योंकि ये ज्यादातर कहाँ मिलते हैं, उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे, जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था, ठीक है, कपड़ों का उत्पादन बहुत ही महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। उत्तर में क्या थे, वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। यहाँ पर क्या करते थे, स्त्री और पुरुष दोनों ही मिलकर काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, ठीक है, शिल्पकार और व्यापारी जो हैं दोनों अपने अपने अलग अलग संघ बनाने लगे थे, गुट बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। जिन्हें क्या कहते थे, श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना। शिल्पकारों की जो है श्रेणियों का काम क्या था, प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था शिल्पकारों के लिए। जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसे जमा रखते थे। वहां पर क्या रखते थे, पैसे जमा रखते थे, ठीक है। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। इस धन का निवेश जो है किसके लिए, लाभ के लिए, कि मेरा पैसा और भी अधिक भी बढ़े। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था, या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था, ठीक है। और इसमें था कुछ, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। उत्तरी काली चमकीले पात्र क्या है, ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतहों काली हो जाती थी, ठीक है। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी, जो इस बर्तन को शीशे और शीशे जैसी चमक प्रदान करता था, ठीक है। अब सूत कातने और बुनने के नियम, ये भी पढ़ते हैं। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी, ठीक है। उन पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिखुनियों, प्रीत वेश्याओं, राजा का अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। यानी कि इसको पटुआ वगैरह ये सब तैयार करने के लिए ये सबको लगाया जाता था। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार परिश्रमिक देना चाहिए। जिस तरह जो काम करेगा उसी तरह इसका क्या, मतलब गुणवत्ता के अनुसार से परिश्रमिक देना चाहिए, उसी तरह उसका तनख्वाह देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा
सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। ठीक है, तो ये था जिन्हें नहीं निकलने का था ऑर्डर अपने घर से, तो क्या दासियों को भिजवा कर ये सब काम कर सकते थे। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था। ठीक है, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी चाहत रहती है। अगर निरीक्षण उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करते हैं तो उसे सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, कहा कि जो निरीक्षण करेगा अगर औरत के तरफ देखते हैं या इधर उधर की बातें करते हैं तो उसको क्या उसी वक्त सजा मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। ठीक है, तो ये था नियम वहाँ का। किसके लिए? ये सूत काटने और बुनने के नियम थे। ठीक है, तो कौन कौन काट सकते थे? जो जौलकारी थे, जो वेश्य वृद्धा हो चुके थे, और भी जो थे, मतलब कि जो उसका पति जो है मृत्यु हो गया था, तब उसके कौन सा सारे यही सब गुट में मिल करके कार्य अपना काम करते थे और कुछ पैसे कमाते थे। अब सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडु मानचित्र 7 पृष्ठ 89 में अरिकामेडु पुदुचेरी में ढूंढो। ठीक है, ये कहाँ है? पुदुचेरी में। ठीक है, लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पतन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाजों से सामना उतारे जाते थे। ठीक है, यानी कि उसका सामना करते थे, लड़ाई करते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो कि अनुमान लगाया है कि ये क्या है था? गोदाम था। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। ठीक है, दोनों तरफ से पकड़ने के लिए इनमें क्या लगे थे? हत्थे लगे हैं। पात्र मतलब कोई वस्तु रखने के लिए। अब इसमें अनुमान लगाया है कि कौन सा शराब भी रह सकता है या अन्य पदार्थ, शराब या तेल भी इसमें रह सकता है, ये अनुमान लगाया गया है। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इटली के नाम से क्या नाम था? एरेटाइन के नाम से इन्हें जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चमकी मिट्टी, चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। इसको क्या? मुहर लगे सांचे पर क्या? गीली मिट्टी को दबा करके उसमें बनाया जाता था। अब देख लीजिए इधर, सॉरी और भी हैं, इसको पढ़ ही लेते हैं। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था किंतु वे यही बनाए जाते थे। यह डिजाइन कहाँ का था? रोम का, लेकिन वो यहीं पर बनाते थे। यहाँ रोमन लोग शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के प्राप्त रहे होंगे। ठीक है, संभवतः अनुमान लगाया है कि ये कपड़े की रंगाई के पात्र होता होगा। ये कुंड छोटा छोटा गड्ढा किया हुआ। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। मनके अभी जो मनके, ठीक है, बर्तन है, ये साक्ष्य मिले हैं वहाँ पर। अब थोड़ा सा बचा है जो ये अभिलेख के बारे में। ये अभिलेखित मिट्टी के बर्तन, अभिलेखित मिट्टी के बर्तन। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है, अब एक यूनानी नाविक द्वारा दिया गया विवरण। बेरीगाजा भरूच का यूनानी नाम की कहानी है। बेरीगाजा की संकरी
खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, उस रास्ते से होते हुए नाव चलाना बहुत ही मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरों ही यहाँ जहाज ला सकते थे। ठीक है, बेरी गाजा में शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंग, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय के जड़ी बूटियों, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। ठीक है, बेटी गाजा से राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। राजा के लिए व्यापारी क्या विशेष ही उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। ठीक है, अब व्यापार और व्यापारी। तो ये तो था यूनानी बेरिगचा के बारे में, उसका कहानी था। अब व्यापार और व्यापारी। तुमने उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है, तो अभी पढ़े ऊपर में। ये खूबसूरत बर्तन खास तौर से इनकी कटोरियां तथा थालियां इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। ठीक है, सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुंचे। ये बर्तन कैसे पहुंचे इन जगहों पर होगा। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। जिस स्थान पर ये बन रहा था उस स्थान से व्यापारी लोग क्या अलग अलग स्थानों में जाकर के बेच रहे थे, इसलिए क्या सब जगह ये मिल रहा है। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध थे। कहाँ हमारे भारत दक्षिण क्षेत्र में क्या क्या खास तौर पर काली मिर्च, कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध थे। मसाले, सोना, ये सब क्या प्रसिद्ध थे। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। याद रखना, रोमन साम्राज्य में इतनी अधिक मतलब कीमत था और मांग थी इसकी काली मिर्च का कि जो कि इस काली मिर्च को काला सोना कह करके बुलाते थे वहाँ के लोगों ने। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों, काला मिर्च तो जानते होंगे, मरीच जिसको बोलते हैं, उसी को काली मिर्च कहते हैं। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहे थे भारत से। ठीक है, व्यापार से जुड़ी एक कविता देख लीजिए। व्यापार से जुड़ी और एक कविता है। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं में भी मिलते हैं। नीचे लिखी कविता में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित पोहार पतन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। ठीक है, समुद्री जहाजों पर लाए गए तेज तरार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियां, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियां, दक्षिण सागर के मोती और पूर्व सागर के मूंग, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। ठीक है, ये कविता के माध्यम से कहाँ कहाँ क्या क्या चीज मिलते हैं वो बताया गया, याद रखना है। इसमें क्या हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियां, दक्षिण सागर की मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खदान, श्रीलंका से क्या आए खदान, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन, म्यांमार में क्या बन रहे थे मिट्टी के बर्तन, और दुर्लभ कीमती आयात, और उसका बहुत ही अधिक कीमत में और उसका आयात होता था। व्यापारी ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसून हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। मानसून हवा
मान लेते हैं कि पूरब दिशा से अभी हवा चल रहा है तो पूरब दिशा में उसका नाव भी स्पीड से चलेंगे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे। ठीक है, वह अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से होते हुए इस महाद्वीप हमारे देश में पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था कि बीच में कभी कुछ खराब ना हो, टूटे फूटे ना, इसलिए बहुत ही जहाज़ों को मजबूत करके बनाया जाता था। समुद्र तटों से लगे राज्य इस उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। ठीक है, इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान भी हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई। ठीक है, धीरे धीरे वो क्या, राजाओं के हाथ में बहुत ही संपत्ति, धनवान हो गया और उसका शक्ति भी बढ़ते गया। संगम कविताओं में मुवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है। मुवेदार कौन सा? तमिल शब्द है। इसका अर्थ तीन मुखिया, इसका अर्थ क्या है? तीन मुखिया को मुवेदार कहेंगे, मुवेंदार कहेंगे। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। ये कौन थे तीन? चोल, चेर, पांड्य। ठीक है, ये तीन ही शासक थे जो कि इसको क्या कहा गया? मुखिया कहा गया। जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। ठीक है, इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। अपने क्या थे? दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। ठीक है, इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन पुहार या कावेरीपट्टिनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। ये दो जो थे क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ठीक है, ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। ये सब जो मुखिया थे ना, जो साम्राज्य हैं, सम्राट हैं, उससे क्या करते थे? कर के बजाय कीमती उपहार मांगते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लेते थे। राजा के कहने पर कभी कभी ये निकल भी जाते थे गांव में और क्या, शुल्क वसूल भी कर लेते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। ठीक है, अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। पहले चोल, ठीक है, चोल थे और कौन कौन थे? चेर थे, पांड्य थे। अब धीरे धीरे कौन बढ़ गया? अब ये सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया धीरे धीरे। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी था। ठीक है, सातवाहन का जो सबसे प्रमुख जो राजा थे वो गौतमी पुत्र सतकर्णी था। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए अभिलेख से पता चलता है। ठीक है, कहाँ से पता चलता है? गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख है, उससे पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। अन्य सभी सातवाहन शासक का दक्षिणापथ के क्या कहे जाते थे? स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था और सतकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। ठीक है, पहले का
राजा खत्म हो गया, अब सतकर्णी पुत्र जो है वो इस क्षेत्र का अधिकार करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो ये था। अब क्या करना है, रेशम मार्ग और कुषाण के बारे में पढ़ेंगे। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। ठीक है, समुद्र के का ही बड़े मार्ग था ना, इसलिए इस क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाना चाहता था सब कोई। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमणों से सुरक्षा देते थे, और उसके बदले में क्या मिलते थे, कुछ वस्तु या कुछ धन संपत्ति मिलते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। सबसे प्रसिद्ध कौन थे, कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। ठीक है, कब, 2000 साल पहले। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। पेशावर और जो मथुरा था वो इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र बना करके रखे थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। ठीक है, याद रखना, इसका जो शासन जो है सिल्क रूट की शाखा से मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पतनों तक जाती थी। फिर यह यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचाता था। जहाज़ों के द्वारा क्या, रेशम, और कहाँ पर, पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचाता था, क्योंकि वहाँ पर ठंडी बहुत अधिक है। ठंडी होने के कारण क्या, वहाँ पर क्या, कपड़ा, ऊनी कपड़ा, ये सब भी अधिक वस्त्र वहाँ पर पहना जाता है, इसलिए वहाँ पर क्या, ये रेशम का कपड़ा, उसका धागा पहुँचाने का कार्य करते थे। तो ठीक है, आज अध्याय 8 पूरा कंप्लीट अध्ययन हो चुका है। हम लोगों ने अध्ययन कर लिए हैं। अब हम लोग अध्याय 9 की ओर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जाएंगे और उसका अध्ययन करेंगे। तो ठीक है, सभी को धन्यवाद, आज इतना ही।